हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, उसके थ्रू आप बेटर इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सरफेस टेंशन को समझने से पहले थोड़ा सा समझना होगा इस टर्म को कि ये सरफेस है क्या। सरफेस जो यहाँ है, इट स्टैंड्स फॉर फ्री सरफेस and this stands for tensile force। ठीक है, शुरुआत में मानते हैं कि ये आपका फ्री सरफेस है। ठीक है, फ्री सरफेस को मैं सिंबॉलिकली रिवर्स ट्रायंगल से दिखाता हूँ। ये फ्री सरफेस हुआ। फ्री सरफेस मतलब क्या कि ये इसके नीचे में कोई फ्लूइड होगा और इसके ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, मतलब इस पे P एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा होगा। लिक्विड के सबसे टॉप मोस्ट सरफेस है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्री सरफेस इज दैट सरफेस ऑन विच ओनली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग। ठीक है, इसी को मैं अगर थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू में दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपका फ्लूइड है। मान लीजिए वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर आपका इधर है तो इधर भी होगा। तो वाटर आपका ये है और यहाँ इसके ऊपर ये टॉप मोस्ट सरफेस है, तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर पे ओपन होगा मतलब इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैंने सिंबॉलिकली रिवर्स्ड ट्रायंगल से दिखाया है। कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे आसपास वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे होंगे। तो उससे इसको समझने से पहले थोड़ा एक टर्म समझ लेते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल्स अगर आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे कि कोहेसिव फोर्स लग रहा है उनके बीच में। ठीक है, और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। कोहेसिव फोर्स में मान लीजिए कि पानी का एक ड्रॉपलेट है और उसके नज़दीक में मैं दूसरा ड्रॉपलेट लाता हूँ, तो वो खुद ब खुद चिपक जाएगा। तो ये जो चिपक रहा है तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं और सेम मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली एडहेसिव फोर्स क्या होता है, आपने अगर फेविकॉल देखा होगा तो फेविकॉल के आगे में एक स्टिकर जो लगा रहता है उस पर लिखा रहता है एडहेसिव। तो एडहेसिव का मतलब क्या होगा कि जो आपका फेविकॉल है वो आपका वुड वाले मटेरियल पे लगेगा और दूसरा प्लाई वाले या फिर किसी भी सनमाइका वाले पे लगेगा और उन दोनों को क्लब कर दिया जाता है, तो जुड़ जाते हैं। तो वो आपका दोनों डिफरेंट मटेरियल है, दोनों डिफरेंट मटेरियल क्लब कर जाते हैं। तो वो क्लब करते हैं क्यों, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा हो जिसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स लग रहा है उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा है तो इसमें क्या होगा कि ये चारों तरफ से अट्रैक्ट होगा, मतलब ये आपका इक्वली चारों तरफ से आसपास के मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या कि जितना नेट फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, जितना दाएं लग रहा होगा उतना ही बाएं लग रहा होगा, तो मॉलिक्यूल्स यहीं के यहीं रहेगा। तो इसको बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल्स को मैं अगर यहाँ पर देखूँ कि ये सरफेस फ्री सरफेस के पास है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ से पुश करेगा, यहाँ से कर सकता है, 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 बट इसके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये ओपन है, मतलब यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर एयर है। तो ये आपका जो लिक्विड है, जो सेम मॉलिक्यूल्स वाले जो फोर्सेज जो लगेंगे, कोहेसिव फोर्सेज जो वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा फोर्स, मतलब क्या ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा, मतलब इसको कोई इस मॉलिक्यूल्स को कोई पुल करेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स जो है सब तरफ से एक जैसा लग रहा है, बट यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स लग रहा है। ये है अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, और मैं नीचे गिर रहा हूँ और ये दोनों साइड से चुन्नू मुन्नू मुझे बचाने के लिए आ गए। यहाँ पर चुन्नू है और यहाँ पर मुन्नू है। ठीक है, मुझे बचाने के लिए आ गए, तो मैं अपना हैंड इनको दूंगा, एक तरफ से चुन्नू को, एक तरफ से मुन्नू को। तो अब क्या होगा
कि मैं दोनों साइड से पकड़ के खींचूंगा सो डैट कि मैं नीचे फॉल ना करूं। ठीक है, तो जितना ज़ोर से मैं खींचूंगा या जो जितना ज़ोर से वो पुल करेंगे चुन्नू और मुन्नू, उतना ही चांसेस है कि मैं नीचे ड्रॉप नहीं करूंगा या नीचे नहीं गिरूंगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर ये मुझे नीचे जाने से बचना है तो इधर वाले फोर्सेस ज़्यादा होना चाहिए। और मान लीजिए अगर ये पुल कर रहा हूँ तो ये कितना पुल कर पाएगा, जब ये हाइट बराबर हो जाएगा, मतलब ये हाइट ऊपर की तरफ ना जा करके ये ऐसा जा रहा हो। ठीक है, तो इस केस में ज़्यादा चांसेस है कि मैं बचूंगा, इस केसेस में कम चांसेस है कि मैं बचूंगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी राइज होता है कि अगर ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स की वजह से, तो ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ये अपने आप को खींचेगा यहाँ से। ठीक है, और ये खींचेगा, दोनों साइड से पुल करेगा, तो जो खिंचाव होगी वो टेंसाइल नेचर का होगा, मतलब एलोंगेट होगा। तो एलोंगेट होने की वजह से टेंसाइल नेचर का फोर्स लगता है। ठीक है, इस वजह से, और ये जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, सरफेस के ऊपर लग रहा है, फ्री सरफेस के ऊपर लग रहा है। तो इसलिए हम इसको सरफेस टेंशन को कैसे नाम दिए हैं, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स है जो कि फ्री सरफेस पे लग रहा है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस इज नोन एज सरफेस टेंशन, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं हम। तो अच्छा, ये जो स्ट्रेच हो रहा है, तो स्ट्रेच होने की वजह से एक टेंसाइल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है सरफेस पे। तो ये यहाँ भी होगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा फ्री सरफेस है, तो ये फ्री सरफेस मैं इधर भी बना सकता हूँ कि ये इधर भी फ्री सरफेस होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन सब पे स्ट्रेच हो रहा है, मतलब जो आपका स्ट्रेच यहाँ पे हो रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, सो डैट कि नीचे ना गिरे। तो यहाँ भी लग रहा होगा, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होगा। तो इस तरीके का हर सरफेस पे फिल होगा ये, और ये फिल कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्री सरफेस पे होगा। अच्छा, ये जो लाइन है अगर आप देखोगे तो ये लाइन ऐसा थोड़ी है कि आपको दिखेगा। अगर मैं पानी का फ्री सरफेस दिखाऊं, ऊपर का सतह दिखाऊं, तो क्या आप देख पाओगे कि ये लाइन कहीं पे है, तो मतलब ये इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी लाइन इसको बोल सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, और ये जो टेंसाइल नेचर का जो फोर्सेस दिख रहा है रेड कलर से, ये क्या है, इस पर इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर है। ये फ्री सरफेस है और ये इमेजिनरी लाइन है, तो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो ये टेंसाइल नेचर में इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, तो सो डैट ये नीचे ना ड्रॉप करे। तो ये नीचे गिरने से बचाने के लिए ये टेंसाइल फोर्स आ रहा है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इमेजिनरी लाइन पे ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना। अच्छा, ये जो टेंसाइल नेचर का जो रेड वाला लाइन है, ये आप देखोगे तो ये सरफेस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। मान लो ये सरफेस है, ये फ्री सरफेस है, और यहाँ पर मान लीजिए ये इमेजिनरी लाइन है, और इस पर मैं बता रहा हूँ कि ये आपका स्ट्रेच मेम्ब्रेन है जो कि डेवलप हो रहा है। तो ये जो डेवलप हो रहा है टेंसाइल नेचर का फोर्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहाँ लग रहा है, अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये लग रहा है किसके अलॉन्ग, फ्री सरफेस के अलॉन्ग ही लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्री सरफेस के अलॉन्ग ही ये आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा। टेंसाइल फोर्स जो होगा, इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एंड इट विल एक्ट अलोंग द प्लेन ऑफ फ्री सरफेस, ये बोल सकते हैं। न्यूमेरिकली जो है हम सिग्मा से नोटेशन देते हैं, सिग्मा जो नोटेशन होता है ये सिग्मा है, सिग्मा से नोटेशन करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकली कि इट इज़ ए रेशियो ऑफ टेंसाइल फोर्स पर यूनिट इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये यूनिट क्या होगा, सरफेस का, इसका आपका न्यूटन होगा फोर्स का, और ये आपका लाइन है तो लेंथ होगा, तो लेंथ अगर है तो मैं मीटर से बोल सकता हूँ, तो इसको इमेजिनरी लाइन या फिर लेंथ बोलते हैं, इमेजिनरी लेंथ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका यूनिट जो होगा डेट विल बी न्यूटन पर मीटर। मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन।
मास का केजी और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से न्यूटन को मैं चेंज कर सकता हूँ किस में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से दूसरा यूनिट हो जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसी सरफेस टेंशन को हम सरफेस एनर्जी के रूप में भी डिफाइन करते हैं। सरफेस एनर्जी में कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और मैं नीचे से हीट दे रहा हूँ इसे। तो हीट देने से क्या होगा, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाने लग जाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स अगर ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि ये हीट पा करके ऊपर जा रहा है, मतलब जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हायर एनर्जी में है और ये लोअर एनर्जी में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना सरफेस आपका एक्सपोज्ड है, मतलब ऊपर का पोर्शन जितना ज़्यादा ऊपर आएंगे आप, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना एनर्जी इसकी बढ़ेगी। तो आप बोल सकते हो कि सरफेस एनर्जी जो होता है, सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे में मॉलिक्यूल्स के पास, नीचे मॉलिक्यूल्स स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो शांति से बैठा रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो हलचल ज़्यादा होगा तो ये ऊपर चला आएगा, तो ऊपर वाले ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे और ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोज्ड है वो एरिया, और ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा तो ज़्यादा एनर्जी, मतलब हम बोल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसको मैं सिंबॉलिकली ऐसे लिखता हूँ, सरफेस एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाना है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना होगा, तो इसको हम सिग्मा से रिप्लेस कर देते हैं। सिग्मा यहाँ पर वही है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका सिग्मा की वैल्यू आ गई U/AS। अगर यहाँ से भी आप यूनिट देखो तो ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक और यूनिट क्या आ गया, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं वाटर का ड्रॉपलेट्स देखूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको, अगर ड्रॉपलेट्स में दिखाऊं तो ये आपको स्फेरिकल शेप का दिखेगा कि ये शेप जो है इसका स्फेरिकल है। ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स का शेप जो है वो स्फेरिकल है। ये होता क्यों है स्फेरिकल, तो होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, मान लीजिए आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो भी मॉलिक्यूल्स आउटसाइडर होंगे, तो आउटसाइड वाले जो होंगे उनको अंदर वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो क्या होगा, मतलब ये क्यों खींचेगा, कोहेसिव फोर्स की वजह से। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे, तो जो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पुल करेंगे हर तरफ से। तो चारों तरफ से जब वो पुल करेंगे, इधर से भी पुल होगा, यहाँ से भी पुल होगा, यहाँ से भी पुल होगा, सब तरफ से जब पुलिंग होगा तो ये अपने आप को सिकुड़ने की कोशिश करेगा, अपने आप को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, अपना सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, अपने आप को एकदम सिकुड़ लेते हैं। तो आप सिकुड़ते क्यों हो, क्योंकि आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा तो इन्वायरमेंट के एक्सपोज में कम आएगा तो ठंड आपको कम लगेगी। तो ठीक है, तो सेम चीज़ इसमें भी करते हैं कि ये इसमें क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप को सिकुड़ लेता है। सिकुड़ने की वजह से क्या आएगा, सिकुड़ने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ अगर आपका डिफरेंट शेप का अगर है, मान लीजिए कि सिलेंडर है, क्यूब है, स्फेयर है, तो इन सब में अगर वॉल्यूम अगर आपका सेम वॉल्यूम का है तो सरफेस एरिया सबसे कम इस स्फेयर का होगा। ठीक है, तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम, अगर गिवन वॉल्यूम में अगर सरफेस एरिया सबसे कम जो होगा वो स्फेयर के केस में होता है, इसलिए सिकुड़ने के बाद अपने आप को स्फेरिकल शेप का कर लेता है। इसीलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स है या रेन ड्रॉप्स जो आप देखते हैं वो स्फेरिकल शेप का होता है। ये सिकुड़ते अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे स्फेयर शेप में बदल जाएगा, मतलब अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके फाइनली ये स्फेयर शेप का कर लेगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट।
जैसा कि आप देख सकते हैं टब में पानी रखा हुआ है और पानी के सरफेस के ऊपर में मैंने निडल को प्लेस किया है एक कागज़ के ऊपर रखकर। ठीक है, अब ये जैसे जैसे कागज़ गीला होगा वो कागज़ नीचे चला जाएगा और ये जो निडल है वो पानी के सरफेस पे तैरता हुआ दिखेगा। मान लीजिए मैंने एक निडल को प्लेस किया, यहाँ पर निडल को मैंने प्लेस किया। एक निडल है जो कि जो आपका टब के अंदर रखा हुआ है। तो ये निडल जो है, निडल आप जानते हैं, निडल मान लीजिए स्टील मटेरियल का होगा तो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर से जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उस वो पानी में डूब जाएगा, और अगर जिसका डेंसिटी कम होता है वाटर से वो पानी के सरफेस पे तैरेगा। ठीक है, तो कायदे से क्या चाहिए था, इस निडल को, ये जो सुई है वो क्या होना चाहिए, डूब जाना चाहिए। बट ये डूबता नहीं है, ये तैरता है ये सरफेस पे। तो ये कैसे हो पाता है, इसका भी सेम रीजन है, सरफेस टेंशन। जब आप इस पे करोगे तो यहाँ पर आपका सरफेस पे पहले से ही स्ट्रेच मेम्ब्रेन बना होता है। ये जो सरफेस टेंशन की वजह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन एक तरह से टेंसाइल लेयर का काम करता है। तो ये लेयर जो है, जब इस लेयर पे आप स्लोली पुट करते हो इस निडल को, तो निडल इस वाटर लेयर पे नहीं रह करके वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि वाटर के सरफेस पे है बट वो फ्री सरफेस पे है, बट वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है। इसलिए क्या होगा, वहाँ पर ये तैरता हुआ दिखेगा। तो इस पर भी आपका एक तरह से टेंसाइल फोर्सेस लगेगा जो कि यहाँ पर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से ये आपके सरफेस के ऊपर तैरता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन का, कि अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को धोने में, तो आप देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटर्जेंट करता क्या है, डिटर्जेंट जो है सरफेस टेंशन को कम कर देता है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सरफेस टेंशन का काउज क्या है, सरफेस टेंशन कब बढ़ेगा, जब कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा, जब कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कब बढ़ेगा, जब कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा। तो कोहेसिव फोर्स, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स जो बढ़ेगा, जितना ज़्यादा अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट कोहेसिव फोर्स पर काम करता है कि कोहेसिव फोर्स जो है, जो मॉलिक्यूल्स में आपस में चिपकने की जो फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, उसको कम कर देता है। तो इसमें होगा क्या कि कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स जो चिपके हुए थे अब अलग अलग होने लग जाएंगे। तो एक तरफ मान लीजिए कि ये कोई कपड़ा है, ये मान लो ये कोई कपड़ा है, और एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इसके अगल बगल वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको पकड़ के रखा था पहले, तो इधर वाले मॉलिक्यूल्स भी इधर वाले मॉलिक्यूल्स के चिपक के बैठा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आपने डिटर्जेंट डाला तो कोहेसिव फोर्स कम हो गया। कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकना बंद कर दिया। तो चिपकने के बाद जो मॉलिक्यूल्स इधर थे वो इधर आने लग गए इजिली, और इधर वाले भी इजिली आने लग गए। तो ये इसके पोर्स के थ्रू पास करने लगा, तो गंदगी को लेकर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डिटर्जेंट का काम आपका गंदगी को निकालने में काम आता है। ठीक है, सिमिलरली सेम वर्क हम लोग करते हैं गर्म पानी के साथ। मान लीजिए आपके पास डिटर्जेंट ना भी हो, आप सिर्फ गर्म पानी भी है आपके पास, उसमें भी आप गंदे कपड़े डालोगे तो वो भी साफ़ कर देता है। तो गंदे कपड़े के साथ क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आप टेम्परेचर रेज करोगे, टेम्परेचर बढ़ता है तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है, और कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स आपस में कम चिपकेंगे। तो इसका मतलब को नेट जो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है वो कम लगेगा, तो ये नीचे कम खींचेगा, तो ये ऊपर में स्ट्रेच मेम्ब्रेन भी कम बनेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन इससे क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है कि आपका जब आप टेम्परेचर पानी का ज़्यादा कर देते हो तो उसके बाद सर कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है। कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जो इधर है वो इधर जाने लग जाएगा, इधर वाला इधर आने लग जाएंगे, तो इसके पोर्स के थ्रू इजिली बाहर आ जाता है। तो इसके पोर्स में जो भी गंदगी हो उसको लेकर के पानी बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब अंदर की गंदगी जो बाहर आ गई, इसकी वजह से आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है सरफेस टेंशन का, आप अगर देखे होंगे कि मच्छर जो है पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, आपने देखा होगा नदी वदी में कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो तैरते रहते हैं पानी के फ्लो के साथ। तो वो ऐसा क्यों हो पाता है, वो डूब क्यों नहीं जाते हैं,
तो वो भी सेम चीज़ है, सरफेस टेंशन की वजह से जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन डेवलप होता है वो उस पर बैठे होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखे होंगे कि डेंगू का बीमारी जो है वो साफ मच्छरों के काटने से होता है। तो जो मच्छर है वो ज़्यादातर आपके साफ पानी पे बैठता है, तो वो पानी पे बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, वो जहाँ पर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट क्या अपनी तरफ से करती है कि नली नाले में केरोसिन ऑयल का छिड़काव करती है। केरोसिन ऑयल से क्या होगा, अगर आप केरोसिन ऑयल को छिड़कोगे तो होगा क्या कि आपका केरोसिन जो है, केरोसिन ऑयल का डेंसिटी आपका 700 से 800 kg पर मीटर क्यूब के बीच में होता है, ठीक है। और वाटर का डेंसिटी लगभग आपका 1000 के करीब होता है, ठीक है। तो केरोसिन का डेंसिटी कम होता है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ पे वाटर टॉप सरफेस पे था वहाँ पर केरोसिन में ऑयल आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम है, तो जो इसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहेगा, जो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा। तो पानी नीचे होता है, केरोसिन ऊपर होता है, तो केरोसिन उस लेयर पे आ जाता है जहाँ पर आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर था। तो अब जो मच्छर बैठेगा तो वो पानी के सरफेस पे ना बैठ के केरोसिन वाले सरफेस पे बैठेगा, और उसका लेयर बहुत कम होता है, केरोसिन का तो लेयर बहुत छोटा होगा, वो ऊपर में ही रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डिप कर जाएगा और इजली वहाँ पर बैठ नहीं पाएगा। तो बैठने की वजह से आप डेंगू से बच पाते हो, ठीक है। तो केरोसिन ऑयल का कॉन्सेप्ट यही है कि केरोसिन छींटने से क्या होगा, वहाँ पर जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन रहे हैं वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे बैठ जाएगा, केरोसिन की कम होती है तो ऊपर रहेगा, तो पानी को ही रिप्लेस कर देगा ये केरोसिन। तो आगे से जो मच्छर बैठेगा वो केरोसिन पे बैठेगा, तो उस पर बैठ नहीं पाएगा, अल्टीमेटली आपका डेंगू होने का संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो आज हमने सरफेस टेंशन के बारे में जाना, सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन देखा कि ये कपड़े सफाई करने में कैसे काम करता है, ये डेंगू वाले मच्छरों को हेल्प कैसे करता है। फिर हमने देखा कि वाटर ड्रॉपलेट्स का शेप स्फेरिकल क्यों होता है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर ये इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। कोई किसी नए टॉपिक्स पे चाहते हैं आप कि मैं उस पर लूँ वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा बट मुझे हेल्प मिल जाएगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।